चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिहार दरोगा का पेपर है ना, 22/12/2019 को एग्ज़ाम हुआ है, द्वितीय पाली का है। ठीक है, इसी को आज पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार दरोगा 22/12/2019 का द्वितीय पाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए इसमें कौन सा जो है ना कथन सही है। इसमें तो पुराना करेंट अफेयर से क्वेश्चन है, क्या होगा बताइए। देखिए इसका ना बी नंबर सही है। इसमें जो है ना इसका क्या है, तो 1 और 2 3 तीनों सही है। तो बोल रहा है 2018 में जो है ना 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने किया था, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत में जीता था, भारत ने जीता था, ये भी सही है। और 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया जो था द्वितीय स्थान पर रहा था। ये तीनों कथन सही। सब पूछेगा तो नहीं, सब पुराना क्वेश्चन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आगे कह रहा है कि आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। ठीक है, बोल रहा है कि आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंडर-19 टीमों के द्वारा क्या किया जाता है। आगे कह रहा है कि 2020 में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है किसने किया था, तो साउथ अफ्रीका ने किया था, याद रखिएगा। ये सब तो पूछेगा नहीं। आगे कह रहा है कि प्रथम आईसीसी अंडर-19 1988 के विजेता बोलेगा तो कौन था, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान को हराकर बना था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि प्रथम आईसीसी अंडर-19 जो था ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम आईसीसी अंडर-19 का जो तो हुआ था वो कब हुआ था, 1988 में हुआ था। उसका विजेता कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया उसका विजेता था, और पाकिस्तान को हराकर जो है ना विजेता बना था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से पराजित किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 2018 आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे, कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, क्या होगा। हाँ, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस। अब याद रखिएगा। तो बोल रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस जो है ना, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। कह रहा है कि संपूर्ण विश्व में पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि संपूर्ण विश्व पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सन 1970 से पृथ्वी दिवस सतत रूप से मनाया जा रहा है। रहेगा विश्व पृथ्वी दिवस जो है ना कब से मनाया जा रहा है, तो क्या होगा, 1970 से जो है ना 1970 से पृथ्वी दिवस सतत रूप से मनाया जा रहा है। मृदा, वायु, जल के प्रदूषण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। तो कह रहा है कि मृदा, वायु और जल के प्रदूषण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। आगे कह रहा है पृथ्वी दिवस 2019 का विषय है, तो बहुत पुराना हो गया है, प्रजातियों की रक्षा करें और प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज था। जबकि 2023 का विषय बोलेगा तो इन्वेस्ट आवर प्लेनेट, हमारे जो है ना ग्रह में निवेश करें। तो बताइएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का थीम क्या है। 24 का अगर बोलेगा तो 24 का थीम बोलेगा तो क्या है बताइए, याद है आपको किसी को 2024 का थीम। देखिए इसमें कह रहा है ना कि पृथ्वी दिवस 2019 का विषय जो था ना वो प्रजातियों की रक्षा मतलब प्रोटेस्ट आवर स्पेसीज था। जबकि 2023 का जो विषय था ना इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट था। 23 वाला कम से कम याद रखिएगा। 24 वाला जो अगर पूछेगा ना कि 2024 का थीम क्या है, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक है, याद रखिएगा। ये मतलब 23 का बात करेगा तो हमारे ग्रह में निवेश करें, इसका 23 का थीम है। लेकिन 24 का बात करेगा तो ग्रह बनाम प्लास्टिक, याद रखिएगा, ये इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन हमारा ये नेक्स्ट पे, ग्रह बनाम प्लास्टिक है। 2024 का थीम बोलेगा विश्व पृथ्वी दिवस की क्या है, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा। मुंबई में। हाँ, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, मुंबई में स्थित है सेबी का मुख्यालय। मुंबई से स्थित सेबी मतलब सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा। हाँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का जो फुल फॉर्म होता है। प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों की जोखिम में रक्षा हेतु 12 अप्रैल 1988 को स्थापना की गई और 30 जनवरी को 1992 को वैधानिक इसका दर्जा मिला था। तो सेबी का स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1988 को स्थापना हुआ था। हाँ, 12 अप्रैल, हाँ, 30
जिन्होंने सवालों को वैधानिक दर्जा मिला था। और तो याद रखें ना कि सेबी का जो स्थापना हुआ था ना 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुआ था, और इसको सेबी का जो संवैधानिक जो दर्जा मिला था ये 30 जनवरी 1992 को मिला था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 4, और इसमें कह रहा है ना कि सेबी के बारे में कि सेबी प्रतिभूति बाजार की नियामक इकाई के साथ साथ अर्ध विधायी, अर्ध न्यायिक तथा अर्ध कार्यकारी की भूमिका निभाती है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष जो है ना माधुरी बूच है, ये अभी प्रथम महिला है, ये तो खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्तमान में कोई और है। बताइएगा कि वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष है ना कौन है, याद रखिएगा ना कि वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष है ना वो कौन है, माधुरी बूच है, और प्रथम महिला अध्यक्ष है, याद रखिए। कुछ पूछेगा कि वर्तमान सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो माधुरी बूच। आगे कर है सेबी के संगठनात्मक ढांचे में भारत सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी तथा दूसरा कंपनी प्रशासन अधिनियम 1956 से एक पदाधिकारी, आरबीआई से एक अधिकारी तथा 5 में से 3 अन्य सदस्य जो अस्थायी रूप से केंद्र सरकार द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। बताइएगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द की निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है, बताइए क्या होगा। कानूनों का नहीं। हाँ, कानूनों का नहीं है, लेकिन ना सामाजिक का है, राजनीतिक का है और आर्थिक का है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है, तो कानूनों का नहीं है, लेकिन सामाजिक का है, राजनीतिक का है और आर्थिक का है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बोल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है, और आगे कह रहा है कि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। तो बताइएगा कि प्रस्तावना में किसका उल्लेख है, तो क्या होगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। नेक्स्ट कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। याद रखिएगा, कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 ईस्वी की रूस क्रांति से लिया गया। बताइएगा कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्वों को किस ईस्वी में जो है ना, मतलब किस देश से लिया गया था, तो क्या होगा, किस क्रांति से। हाँ, याद रखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को जो है 1917 ईस्वी की रूस क्रांति से लिया गया, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रस्तावना अमेरिकी संविधान प्रथम लिखित संविधान से ली गई है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रस्तावना। अब आगे कह रहा है लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना बोलेगा तो लिया गया कहाँ से, तो ये लिया गया अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे कह रहा है कि प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों का फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया। तो बताइएगा कि प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को किस क्रांति से लिया गया, तो क्या होगा, फ्रांस की क्रांति से। हाँ, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5। बताइएगा कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो क्या होगा, नेपाल में है। अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पे है, तो नेपाल में है। नेपाल के अरुण नदी पर स्थित अरुण 3 जल विद्युत परियोजना इसकी क्षमता 900 मेगावाट है। तो कह रहा है कि नेपाल के अरुण नदी पर स्थित अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की क्षमता जो है 900 मेगावाट है। इस परियोजना से विद्युत नेपाल के धल केवर से भारत के मुजफ्फरपुर से भेजी जाएगी। आगे कह रहा नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन 1992 ईस्वी में किया था। तो जो था ना ये अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का जो स्थापना किया था नेपाल में, ये कब किया गया था, 1992 में किया गया था। लेकिन पर्यावरण संबंधी चिंताओं का और विरोध के फलस्वरूप यह परियोजना रुकी हुई है। अब वर्तमान में यह परियोजना क्या है, निर्माणाधीन है, मतलब इस पे ना काम हो रहा है, याद रखिएगा। तो अरुण 3 परियोजना जो अरुण नदी पे है, स्थित है किस देश में, तो याद रखिए नेपाल में है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1992। क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, क्या होगा, अनुच्छेद 65। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार जो है ना उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, अनुच्छेद 65 के तहत कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, अपने कृत्यों का निर्वहन करता है।
आयकर अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति को पदावधि का प्रावधान किया गया। याद रखिएगा ना कि अनुच्छेद 62 में क्या किया गया है, बोला गया है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त को क्या भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए जो है निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 62 में किया गया है। आयकर अनुच्छेद 63 में क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है, और जो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयकर अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति जो होता है, अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है ना संविधान प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति कितने महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तो 6 महीना, जब तक जो है ना कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ना ग्रहण कर ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के निम्नलिखित में से भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है, तो क्या होगा, त्रिपुरा में किया गया है। कह रहा है कि भारत में उत्तर पूर्व में गाजी बेलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है, त्रिपुरा में किया गया है। गाजी बेलोनिया के बीच 23 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन त्रिपुरा के अगरतला में 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। रेल लाइन दक्षिणी त्रिपुरा के अंतिम सीमावर्ती शहर सबरूम को जोड़ेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हिपोकैम्प कह रहा है कि किस ग्रह का चंद्रमा है, तो क्या होगा, हिपोकैम्प, हाँ तो ये क्या है, तो नेपच्यून का है। हिपोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है, तो नेपच्यून का है। हिपोकैम्प नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। आय कह रहा है सेती, सर्च फॉर एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्टेंशियल, ये कह रहा है ना कि सर्च ऑफ एक्सट्रैक्टर रेस्टेरियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, याद रखिए। सेटी का जो फुल फॉर्म है ना, सर्च फॉर एक्सट्रैक्टर रेस्टेरियल है इंटेलिजेंस, कैलिफोर्निया नामक की संस्था से इस चंद्रमा पर खोज की है। तो याद रखिएगा कि सेती जो है ना, कैलिफोर्निया नामक की संस्था ने इस चंद्रमा पर खोज की है। नेक्स्ट कह रहा है कि नेपच्यून जो है, नेपच्यून क्या है, तो उसको बलून कहते हैं। कि सबसे बड़ा उपग्रह नैयाद है, बताइएगा कि बलून का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, छोटा है, बताइए कौन सा है, नैयाद है। तो नेपच्यून को ही बलून कहते हैं, तो नेपच्यून का बोलेगा सबसे छोटा उपग्रह क्या है, तो नैयाद है। आगे कह रहा है कि सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। तो बोल रहा है कि सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण क्या है, तो सबसे ठंडा ग्रह है। अब वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है तथा यह हरे रंग का ग्रह है। तो वरुण के चारों ओर जो है अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ तथा यह हरे रंग का ग्रह है। कौन, वरुण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मैं जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गाले ने वरुण की खोज कब किया था, 1846 में किया था। तो कह रहा है जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गॉले ने वरुण की खोज कब किया, 1846 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर है 9, बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, तो क्या होगा, स्थानीय शासन जो है ना संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, लेकिन रक्षा है, रेलवे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, तो स्थानीय शासन सम्मिलित नहीं है, लेकिन संघ सूची में रक्षा है, रेलवे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी संघ सूची का विषय है। तो कह रहा है कि स्थानीय शासन जो है किसका विषय है, तो राज सूची का विषय, याद रखिएगा। स्थानीय शासन किसका है, तो राज सूची का विषय है और संघ सूची का नहीं है। अब भारतीय संविधान की 7वीं सूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। किसमें वर्णन किया गया, 7वीं सूची में किया गया है। आगे कह रहा है कि वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में संघ सूची में 100 और राज सूची में कितने विषय हैं, 61 एवं समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो देखिए वर्तमान में संघ सूची में कितना है, राज सूची में कितना है और समवर्ती सूची में कितना है, तो क्या होगा,
संघ सूची में 100 है, राष्ट्र सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52। तो वर्तमान में जो है ना संघ सूची में कितने हैं तो 100 है, राष्ट्र सूची में कितना है तो 61 है, समवर्ती सूची में कितना है तो 52 विषय है। जिन विषयों को संघ सूची जिन विषयों पर संघ सूची, राष्ट्र सूची एवं समवर्ती सूची में स्थान नहीं मिला है उन विषयों को कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, याद रखिएगा। तथा यह संसद को प्रदत्त शक्ति अपशिष्ट विधायी शक्ति होता है। आय कर की रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, डाक एवं तार प्रसारण, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन आदि किसके संघ सूची के विषय रहेगा कि संघ सूची के विषय कौन कौन है तो क्या होगा बताइए संघ सूची का विषय। संघ सूची की रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना। तो याद रखिए ना संघ सूची का विषय कौन कौन है तो रक्षा है, विदेशी मामले है, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये संघ सूची का विषय है। परमाणु शक्ति संघ सूची का विषय है, सीमा शुल्क, जनगणना, डाक एवं तार प्रसारण, अब विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, रेल है, वायु एवं जल परिवहन है, ये सभी क्या है संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट कह रहा है कृषि, लोक सेवा, कारागार, भू राजस्व, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, क्रय एवं विक्रय, ये सब किस सूची का विषय है तो राष्ट्र सूची का विषय, याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्र सूची का कौन कौन है तो कृषि है, लोक सेवा है, कारागार है, भू राजस्व है, लोक व्यवस्था है, अब पुलिस है, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, कर एवं विक्रय, ये सभी क्या है तो राष्ट्र सूची का विषय है। अब नेक्स्ट है समवर्ती सूची, तो कह रहा है परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, जलमार्ग, कारखाना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा, ये सब किसका विषय है तो समवर्ती सूची का है। तो परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, जलमार्ग, कारखाना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा और आदि क्या है तो समवर्ती सूची के विषय है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था तो क्या होगा कुंवर सिंह ने किया था। ये ना बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। देखिए क्वेश्चन जो है ना 64 सीट वाले पोस्ट में पीटी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। याद रखिए बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। उस समय पटना के कमिश्नर कौन थे विलियम टेलर थे उस समय पटना कमिश्नर, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तात्या टोपे, इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखिए तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहेब को क्या बोलते हैं धोंदू पंत के नाम ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। तो तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहेब धोंदू पंत ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। नेक्स्ट बोल रहा है कि कॉलिन कैंपेबल ने कानपुर के विद्रोह को दबा दिया था। तो देखिए कि कानपुर के विद्रोह को कौन दबा दिया था तो कॉलिन कैंपेबल दबा दिया था। आगे कह रहा है कि बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था खान बहादुर खान ने किया था। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था खान बहादुर खान ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि इस क्रांति का तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस के ढक्कन में गाय एवं सुअर के चर्बी का प्रयोग किया जाना था। इस क्रांति में जो था 1897 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था ना एनफील्ड राइफल के कारतूस के ढक्कन में गाय सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था। आगे कह रहा है 29 मार्च 1857 के बैरकपुर छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट मंगल पांडे ने बाघ और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। तो कह रहा है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने बाघ और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। नेक्स्ट कह रहा है कि बलिया के रहने वाले मंगल पांडे को उस घटना के बाद क्या किया फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, क्या होगा अनुच्छेद 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का संबंधित है तो अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 से 14 वर्ष अनुच्छेद 24 में बोल रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्य से निषेध कर रहा है कि अनुच्छेद 24 में क्या है ना कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया, याद रखिए। अनुच्छेद 23 में क्या है अनुच्छेद 23 में क्या है कि मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बाल श्रम को क्या करता निषेध करता है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है तो मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बाल श्रम को निषेध करता है। अनुच्छेद 28 में क्या है अनुच्छेद 28 बोलेगा तो 28 में सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। हाँ, तो अनुच्छेद 28 में क्या है सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। तो अनुच्छेद 28 में क्या है सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। अनुच्छेद 25 में कह रहा है कि अंतःकरण व धर्म की आवाज़ के रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 25 में क्या है तो अंतःकरण व धर्म की आवाज़ रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 27 में क्या है, कर रहा है किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम आय के किसी विशिष्ट धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिव्यक्ति या पोषण में व्यय करने के लिए क्या है, निश्चित की गई है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर बताइएगा 12 पे बताइएगा कि भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है। बताइए क्या होगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल बोलेगा तो नागालैंड में। तो भारत के नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कह रहा है कि नागाओं मतलब नागालैंड की परंपरा धरोहर की समृद्धि संरक्षण प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल व कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो कह रहा है कि इस फेस्टिवल में जो है नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसमें नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल व कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आगे कह रहा है इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण जो है ना नागा नायकों की बहादुरी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत है। इस महोत्सव में संयुक्त राष्ट्र के रूप में पर्यटन विभाग व कला संस्कृति विभाग के द्वारा नागा विरासत गांव किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आगे कह रहा है कि इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा, हॉर्नबिल जो महोत्सव है हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी का जो पंख है नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा होता है। तो हॉर्नबिल जो पक्षी है ना इसका पंख नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है कौन सा। बताइए। श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति है ना। हाँ, मित्र शक्ति किसके बीच होता है, भारत श्रीलंका के बीच होता है। याद रखिए मित्र शक्ति। तो कह रहा है मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के मध्य सैन्य युद्धाभ्यास है। मित्र शक्ति 6 सैन्य युद्धाभ्यास आतंकवाद विरोधी युद्ध कौशल, तकनीकी व सैन्य राजनीति के आदान प्रदान व संवर्धन हेतु श्रीलंका के दिलवासा में किया गया। आगे कह रहा है कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी। तो मित्र शक्ति जो भारत श्रीलंका के बीच कब शुरुआत हुआ था तो 2012 में। आगे कह रहा है संप्रीति द्वारा युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच तंगेल बांग्लादेश में किया गया। जो संप्रीति अभ्यास जो है ना भारत बांग्लादेश के बीच हुआ है। और गरुड़ शक्ति बोलेगा तो यह भारत इंडोनेशिया के बीच होता है, जो बीच मिजोरम भारत में किया गया है। तो यह देखेगा मित्र शक्ति बोलेगा भारत श्रीलंका, और संप्रीति बोलेगा भारत बांग्लादेश, और गरुड़ शक्ति बोलेगा तो भारत इंडोनेशिया के बीच मिजोरम भारत में किया गया है। और हैंड इन हैंड बोलेगा तो युद्धाभ्यास भारत के चीन के बीच उमरोई मेघालय में किया गया है। तो हैंड इन हैंड बोलेगा ना तो ये भारत और चीन के बीच होता है, बीच उमरोई मेघालय में किया गया है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 14 ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है किसका। बताइए। बीजाणु का गठन द्वारा। हाँ, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है बीजाणु गठन द्वारा। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन की प्रक्रिया बीजाणु का उपयोग कर लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें जीवों के जनक शरीर के 2 प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं नर व मादा युग्मक की बनती है, जो एक दूसरे से मिलकर एक संयुक्त कोशिका युग्म बनाती है। यह गुमज बढ़ने पर नव जीवन बन जाता है। याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि शैवालों में लैंगिक प्रजनन संयुग्मक, विषमयुग्मक तथा अंडयुग्मक द्वारा होता है। तो शैवालों में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है तो समयुग्मक, विषमयुग्मक और अंडयुग्मक के द्वारा होता है। आगे कह रहा है विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक ही विधि है। विखंडन क्या है, अलैंगिक प्रजनन की एक ही विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के दौरान दो समान कह रहा है कि दो समान जो है ना दो समान अर्धों भागों में विभक्त होकर नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है विखंडन 2 प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन एवं बहुविखंडन। अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है तो तब द्विविखंडन द्वारा ना। आगे कह रहा है तो मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुलन मतलब बड के रूप में भरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नव जीवन बन जाता है। तो मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुलन बंड के रूप में उभरता है, बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बनता है। भैया नेक्स्ट है हाइड्रा में जनन मुकुलन द्वारा नहीं होता। हाइड्रा में क्या होता है, जनन मुकुलन द्वारा नहीं होता। याद रखिएगा। आगे कर रहा है बीजाणु निर्माण गठन में जनक पौधा जीवाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनक इकाइयों की उत्पन्न करता है। जब पौधे का बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु कह रहा है नहीं यहाँ पे ना था, यहाँ पे क्या था देखिए, यहाँ पे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि हाइड्रा में जो है जनन मुकुलन द्वारा ही होता है कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रा में क्या होता है, जनन मुकुलन द्वारा ही होता है। याद रखिएगा। बीजाणु निर्माण गठन में जनक पौधा बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनक इकाइयों का उत्पन्न करता है। जब पौधे का बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु वायु में क्या होता है, फैल जाता है।
जब ये वायु वाहित जीवाणु अकुलन परिस्थिति में आर्द्र व उष्ण में अंकुरित होता है और नए पौधे की उत्पन्न करते हैं। राइजोपस इसका प्रमुख उदाहरण है, याद रखिए। राइजोपस क्या है, इसका प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर करा है 15 कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ। अब नेक्स्ट आएगा 18वीं, बताइए क्या होगा। 18वीं भी 7, 17वीं जो भी हो रहा है ना चुनाव लोकसभा का, वो भी 7 चरणों में हो रहा है। 18वीं 17वीं भी कितना था, 7 चरणों में था, याद रखिएगा। क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा आ सकता है, चांस रहता है आने का। तो अगर 17वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ और लोकसभा गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने गए जनता प्रतिनिधित्व से होता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से या 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है, तो 545 है, याद रखिएगा। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी मूल संविधान में, लेकिन और आगे कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आयकर अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अधिवेशन का मतलब ऐसे बुलाता कौन है, ऐसे कुछ ऐसा क्वेश्चन बुलाता है राष्ट्रपति। हाँ सही है। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। हाँ सही, बुलाता है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आगे कह रहा है नोट में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जनवरी 2020 में संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के निर्वाचित सीटों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो कह रहा है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के निर्वाचित सीटों का क्या किया गया, प्रावधान समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है, बताइए क्या होगा। सुल्तान अब्दुल्ला, याद रखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना, सुल्तान अब्दुल्ला। कह रहा है कि सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह मलेशिया का 16वां राजा बना। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह मलेशिया का 16वां जो है ना राजा बना। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट सुल्तान मोहम्मद जो है ना, सुल्तान मोहम्मद 5 के अचानक पदत्याग के बाद सुल्तान जो है, तो कह रहा है ना कि सुल्तान मोहम्मद 5 के अचानक पदत्याग के बाद सुल्तान अब्दुल्ला को मलेशिया का 16वां राजा बनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो मैथ का क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर मैथ का है, 18 बोल रहा है, 18 तो 18 भी जीके क्वेश्चन बताइए। 18 नंबर की निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की है, क्या होगा। फैराडे किया है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया, फैराडे किया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने 1831 में की थी। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने 1831 में किया था। किसी बंद परिपथ में से होकर गुजरने वाली चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो कह रहा है किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होने की इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब विद्युत धारा उत्पन्न होने की इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम है। पहला है कि जब किसी कुंडली से संबंधित एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है, और दूसरा कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होती है। तो कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा वाहक बल क्या है, E बराबर n माइनस n इंटू डी क्या है, फाई बटा डी टी है, पढ़ेंगे ना डी फाई पढ़ेंगे। हाँ डी फाई। नेक्स्ट बोल रहा है हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि में चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया था। बताइएगा कि हृदय के कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि में किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग करते हैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय सीमा बनाती है, दर है, बताइए क्या दर है। हाँ ये क्या है, तो विश्व की खाड़ी है, दर्रे होगा ना। हाँ जलाशय जो बोल रहा है कि जल राशि कह रहा है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, दर है, तो विश्व की खाड़ी है। विश्व की खाड़ी जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के तटीय क्षेत्र बनाती है,
आय करा अटलांटिक महासागर और में सेल्टिक सागर के दक्षिण में विषय की खाड़ी अवस्थित है। तो कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेल्टिक सागर के दक्षिण में विषय की खाड़ी अवस्थित है। आय करा नॉर्वेजियन सागर नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तरी भाग है। तो नॉर्वेजियन सागर नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित अटलांटिक महासागर का सबसे उत्तरी भाग है। अब नेक्स्ट पे कि कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है। ठीक है, कैस्पियन सागर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ी झील या पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आय करा कि कैस्पियन सागर यूरोप एवं एशिया के साथ स्थित काकेशस पर्वत के पूर्व और मध्य एशिया के बृहत मैदान के पश्चिम में स्थित है। तो कह रहा है कि कैस्पियन सागर जो है ना यूरोप एशिया के साथ स्थित काकेशस पर्वत के पूर्व में मध्य एशिया के बृहत मैदान के पश्चिम में स्थित है। आय करा बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। तो बताइए कि बोथनिया की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। यह फिनलैंड के पश्चिमी तट पर स्वीडन के पूर्वी तट की सीमा पर तटीय सीमा पर बनाती है। तो कह रहा है कि बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है। यह फिनलैंड के पश्चिमी तट पर स्वीडन के पूर्वी तट पर तटीय सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मालविका का निमित्रम के लेखक कौन है? पता है, कालिदास है। मालविका का निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। मालविका का निमित्रम जो है ना कालिदास की नाट्य कृति है। इस नाटक में मालवदेश राजकुमारी मालविका तथा विदेशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम विवाह उसके विवाह का वर्णन है। आय कह रहा है कि कालिदास के अन्य उल्लेखनीय कृति मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, अकुमार संभव, रघुवंशम किसका है? तो कालिदास का है। तो मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम और मालविका का निमित्रम ये सभी जो है ना कालिदास का है। आय कह रहा है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन की दरबारी कवि था जिन्होंने कदामरी और हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित हर्षचरित की रचना की थी। तो कह रहा है कि बाणभट्ट जो था ना हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिन्होंने कदामरी और हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित हर्षचरित की रचना की। नेक्स्ट कह रहा है कबीर दास की रचनाओं का प्रमुख बोलेगा तो बीजक है, रमैनी है, शबद है और शबद आदि है। तो कबीर दास की रचनाओं का प्रमुख कौन कौन है? तो बीजक, रमैनी और शबद है। आय कह रहा है कि सूरदास की कृति जो है ना साहित्य लहरी और सूरसागर है। याद रखिएगा सूरदास के तो यह साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो सूरदास। और सूरसागर के लेखक कौन है? तो सूरदास है। याद रखिएगा 21 से जो है ना 21 से कल पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत गर्मी है, थोड़ा कम पढ़िए अच्छा रहेगा। 21 नंबर से कल पढ़ेंगे।